गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिवाइज्ड डब्ल्यूपीआई एंड पीपीआई। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म कर रही है गवर्नमेंट, स्टैटिस्टिकल रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स सीरीज़ 15 जून को। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो है वो इसका बेस ईयर होगा। उसी के साथ गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स फ्रेमवर्क भी लॉन्च करने वाली है। और 5 साल के बाद 2031 में जो है ये ख़त्म हो जाएगा आपका जो डब्ल्यू है। उसके बाद सिर्फ पीपीआई ही काम करेगा, ठीक है। तो उस जो है बेस ईयर जो है डब्ल्यू का वो रिवाइज होकर 2011-12 से आगे जाकर 2022-23 हो जाएगा। और कमोडिटी बास्केट जो है डब्ल्यू की वो एक्सपैंड होकर 697 आइटम से 957 आइटम्स हो जाएंगी। न्यू एडिशंस इसमें क्या होंगी? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम पीपीआई का देखें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री साइमल्टेनियसली आउटपुट पीपीआई, इनपुट पीपीआई, सर्विसेज पीपीआई लॉन्च करने वाली है। आउटपुट पीपीआई क्या होगा? जो कि प्राइजेस को मेजर करेगा जो प्रोड्यूसर्स रिसीव करते हैं फार्म गेट या फैक्ट्री गेट पर। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस या ट्रेड या ट्रांसपोर्ट मार्जिन जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। अब इनपुट पीपीआई क्या, ये ट्रायल बेसिस पर इसको भी लॉन्च करेंगे, जो कि बेसिकली प्रोड्यूसर्स इनपुट्स के लिए जो प्राइस पे करते हैं। ऐसे ही सर्विसेज पीपीआई है, जिसमें कि 7 मेजर सर्विसेज को जो है कवर किया जा रहा है शुरुआत में। और ये क्वार्टरली रिलीज़ किया जाएगा। पहला जो है वो जनवरी मार्च का जो आंकड़ा है इस साल का, वो लॉन्च किया जाएगा। अब पीपीआई जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्राइजेस को कैप्चर कर रहा है। और इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे सर्विसेज ड्रिवन हो रही है, तो ज़्यादा सर्विसेज ड्रिवन है, तो इसलिए पीपीआई जो है इस गैप को भी एड्रेस कर लेगा। पीपीआई जो है वो ज़्यादा सूटेबल माना जाता है सेक्टोरल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और जितनी एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं वो पीपीआई को ही एज अ प्रिंसिपल मेजर यूज़ करती हैं प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। अब क्यों डब्ल्यूपीआई को 5 साल के लिए भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे? क्योंकि डब्ल्यूपीआई जो है वो अभी भी लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स या प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस जो हैं रॉ मटेरियल्स या मशीनरी के, उनमें यूज़ होता है। डब्ल्यूपीआई और पीपीआई जो है वो उनको साइमल्टेनियसली 5 साल के लिए रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो है डब्ल्यूपीआई को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और पीपीआई ही जो है वो मेन हमारा स्टैटिस्टिकल मेजर रहेगा। अब जो है न्यू जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो 2031 के बाद में, उसमें पीपीआई बेस्ड ही एस्केलेशन मैकेनिज्म्स डाले जाएंगे और डब्ल्यूपीआई फिर बाद में बंद हो जाएगा। अब आईएमएफ जो है उन्होंने लॉन्ग एडवोकेट किया है कि एक डेडिकेटेड पीपीआई सिस्टम होना चाहिए। इंडिया जो है वो भी कॉम्बिनेशन यूज़ करता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का। आउटपुट पीपीआई जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हमारे लिए सर्व कर सकता है। चैलेंजेस क्या हैं? एक रिलायबल प्रोड्यूसर लेवल डेटाबेस बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, डेटा कलेक्शन और रिलायबिलिटी उसकी। फिर इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और बिजनेसेस को मॉडिफाई करने होंगे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्विस प्राइसेस को एक्यूरेटली मेजर करना भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है अगर हम सिर्फ गुड्स के कंपैरिजन में देखें तो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डीएनए टेस्ट इन पैटर्निटी केस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसमिस किया है एक चैलेंज अगेंस्ट ऑर्डर्स, जिसमें कि एक मैन को, जिसको सीपी कहा जा रहा है, उसको डीएनए टेस्ट जो है वो अंडरगो करना पड़ेगा। केस जो है वो एक पर्सन जो सीपी के बायोलॉजिकल सन क्लेम कर रहा है अपने आप को, उसने फाइल किया था। सीपी ने कहा कि 1999 से लेकर अभी तक जो है वो डिनाई किया कि नहीं, ये मेरा सन नहीं है। कोर्ट ने जो है डीएनए टेस्ट ऑर्डर को अपहोल्ड किया है और जो है कहा है कि सीपी के पास राइट टू प्राइवेसी तो है, लेकिन जो अलेज्ड सन है उसका भी तो राइट टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी और इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो अभी हमारा जो सेक्शन 116 है बीएनएस का, ये कहता है कि एक चाइल्ड जो है वो बॉर्न अगर वैलिड मैरिज के टाइम पर हो या विद इन 280 डेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, तो लॉ ये ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम कर लेगा कि चाइल्ड जो है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है हस्बैंड का। ये प्रिजम्पशन तभी जो है ओवरटर्न हो सकती है अगर ये प्रूव हो जाए कि कंसेप्शन के टाइम पर हस्बैंड और वाइफ में एक दूसरे के साथ पास कोई एक्सेस नहीं था। सिर्फ सस्पिशन जो है या असर्शन जो है वो इनफ नहीं होगी, इंटेंट क्लियर है, चाइल्ड की लेजिटिमेसी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ ही नहीं है जो कोर्ट्स को ऑथोराइज करे कि वो डीएनए टेस्ट ऑर्डर करें। तो जितने भी जो डीएनए टेस्ट ऑर्डर अगर किए जाते हैं वो जजेस खुद ही करते हैं, मतलब जज मेड लॉ के थ्रू ही होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन जो है डीएनए टेस्टिंग में पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में डेवलप हुई है ग्रेजुअली। कॉमन थ्रेड जो है अक्रॉस ऑल दीज जजमेंट्स क्या है? कोर्ट्स जो है वो रिलेक्टेंट रहते हैं डीएनए टेस्ट ऑर्डर करने के लिए, और वो सिर्फ तभी करते हैं जब लास्ट रिजॉर्ट हो वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस ले डाउन की हैं। पैटर्निटी जो है वो एक डायरेक्टली इशू होना चाहिए, मतलब सेंट्रल क्वेश्चन होना चाहिए उस केस का।
और अगर पैटर्निटी किसी और मीन्स के थ्रू एस्टैब्लिश की जा सकती है तो डीएनए टेस्ट नहीं ऑर्डर किया जाएगा। कोर्ट को ये भी वे करना पड़ता है कि अगर हम टेस्ट को ऑर्डर कर दें तो उसका हार्म क्या है, या फिर अगर हम ना ऑर्डर करें तो उसका हार्म कितना है। तो इस केस में, सीपी केस में सभी कंडीशंस मीट हुई थी। सीपी ने डिनाई किया पैटर्निटी टेस्ट की, वो 20 साल तक उन्होंने नहीं इसके ऊपर एग्री किया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीपी के पास राइट टू प्रिवेसी तो है, लेकिन जो अलग सन है उनकी राइट टू क्लोजर भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी पूरी एंटायर लाइफ की डिग्निटी उस पर डिपेंड करती है। तो एक तरह से अगर हम एथिकल डायमेंशंस देखें इसमें, तो ये दिखा रहा है कि फंडामेंटल राइट जैसे कि राइट टू प्रिवेसी ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, इसको लिफ्ट किया जा सकता है। और कोर्ट्स ने एक एंटायर फ्रेमवर्क बनाया है डीएनए में टेस्टिंग पर बिना किसी लेजिस्लेटिव बैकिंग के, जो देर एक टेंशन भी है कि चाइल्ड की राइट टू लेजिटिमेसी और चाइल्ड की राइट टू नो देयर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, ये एक फैमिली लॉ में रिकरिंग थीम है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन सैनाजोरी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, उन्होंने सीएम ऑफ असम के साथ मिलकर मिशन सैनाजोरी जो है वो लॉन्च किया है, असम मुगा सिल्क यूएसपी। ये मिशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्लस्टर बेस्ड इनिशिएटिव है, ट्रांसफॉर्म करेगा असम के यूनिक मुगा सिल्क सेक्टर को एक ग्लोबली कंपेटिटिव हाई वैल्यू लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम बनाने में, स्ट्रेंथन करेगा एंटायर मुगा सिल्क वैल्यू चेन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इसको एंकर करेगा गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ और बाकी की सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ। एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसमें फॉलो की जा रही है। ब्रांडिंग इसमें जीआई ऑथेंटिकेशन प्रोडक्ट्स की होगी ताकि ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल सके, और एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो की जा रही है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने एप्लीकेशंस मंगवानी शुरू कर दी हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 के लिए। ये एक फ्लैगशिप नेशनल इनिशिएटिव है जो कि अकम्पलिश्ड फॉरेन ओरिजिन के इंडियन ओरिजिन के फॉरेन रिसर्चर्स को और प्रोफेशनल्स को ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से बुलाता है इंडिया में कि वो रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में अगर उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की हैं तो जो ग्लोबल इंडियन टैलेंट है उसको प्रीमियर गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, नेशनल लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर्स इसमें जो है वो कवर हो रहे हैं शुरुआत में। इसमें 3 पिलर्स होंगे, लीड इंस्टीट्यूशंस, होस्ट इंस्टीट्यूशंस और पीएमआरसी फेलोज़। जो फेलोज़ हैं वो एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें कि एक एम्पावर्ड कमेटी होगी चेयर्ड बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबल फेलोज़ जो हैं इसमें इंडियन ओरिजिन के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स और इंडियन नेशनल्स जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, वो इसके पार्ट होंगे। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कि टॉप 100 में एनआईआरएफ की ओवरऑल और या इंजीनियरिंग रैंकिंग्स में आती हैं या टॉप 50 एनआईआरएफ की रिसर्च कैटेगरी में आती हैं, वो इसके पार्ट होंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आइसोब्यूटेनॉल। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक मैंडेट लाने लगी है कि आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ ब्लेंड किया जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो आइसोब्यूटेनॉल, इसको हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। एक ऐसी अल्कोहल है जो वन ऑफ द 4 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल से बनती है। अगर हम देखें तो एक क्लियर कलरलेस लिक्विड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, बहुत ही मॉडरेटली सॉल्यूबल है वाटर में, बहुत फ्लेमेबल भी है। वेपर्स जो है इसके हैवियर होते हैं एयर से, और इसको एथेनॉल में फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ बनाया जाता है। अब आइसोब्यूटेनॉल अगर हम देखें, इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है फ्लेवर, फ्रेगरेंस, फार्मास्यूटिकल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में, और ये अप्रूव्ड है फूड एडिटिव की तरह और नेचुरली अकरिंग होता है कई फूड्स में। आइसोब्यूटेनॉल जो है वो बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है, और कई इसके फेवरेबल प्रॉपर्टीज़ इसको एक अट्रैक्टिव फ्यूल बनाती है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। आइसोब्यूटेनॉल जो है वो इथेनॉल से भी कम कोरोसिव है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरोजोन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोजोन की इन्फ्लेशन 3.2% पहुंच चुकी है मई मंथ में, और एनर्जी और सर्विसेज के प्राइसेस जो हैं वो बहुत बड़े हैं वहाँ पर। अब यूरोजोन का इकोनॉमिक रीजन जिसमें कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आती हैं जिन्होंने यूरो को अपनी नेशनल करेंसी बनाया है। 21 कंट्रीज़ आती हैं इसमें। अभी लेटेस्ट मेंबर इसका बल्गेरिया है जो इस साल जिसने ज्वाइन किया है इसे। सभी ईयू नेशंस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि सेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्वीडन, वो इसका पार्ट नहीं है। जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो सोल अथॉरिटी है उनके पास मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने के लिए इन कंट्रीज़ के लिए। यूरोजोन जो है उनके पास मैकेनिज्म्स हैं इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी के टाइम पर सपोर्ट देने की,
और EU मेंबर स्टेट्स को कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि प्राइस स्टेबिलिटी, साउंड पब्लिक फाइनेंस, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती हैं। और मास्ट्रिच ट्रीटी के थ्रू जो 1992 में ये कंडीशन, ये जो है बना, ये इकोनॉमिक और लीगल कंडीशंस एग्री की गई थी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रुद्रम 2 मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं रुद्रम 2 मिसाइल के। ये एक सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, एयर टू सरफेस रोल है इसका। मैक 5.5 तक की स्पीड ले सकता है ये, 300 किलोमीटर तक की रेंज है, 200 किलोमीटर तक का 200 किलो का वॉरहेड लेके जा सकता है ये। हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है, इनर्शियल मतलब एनर्जी, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, GPS है, सोफिस्टिकेटेड पैसिव होमिंग हेड है। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है? ये डिज़ाइन किया जाता है डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवर्सरी के रडार, कम्युनिकेशन असेट्स और बाकी के रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज को, ठीक है, जो जनरली पार्ट होती हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स का। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is revised WPI and PPI. This topic is important for your economy section. So Government of India will be launching a revised wholesale price index series on 15 June 2026 with financial year 2022-23 as the base year. Simultaneously, it will introduce a comprehensive producer price index framework marking the beginning of a 5-year transition, after which the WPI is going to be discontinued by 2031. So base year for the WPI has been revised from 2011-12 to 2022-23, and the commodity basket has also been expanded to 957 items now. New additions include solar energy, wind energy, nuclear electricity. Okay, so PPI has been introduced. Commerce Ministry will simultaneously release it. It will consist of output PPI, which will measure prices received by producers at the farm gate or factory gate, and it would exclude indirect taxes and trade or transport margins. Then we'll have input PPI, which will be which will measure prices paid by the producer for inputs. Then we'll have the services PPI, which will cover 7 major services, and it will be released quarterly. So PPI will capture both input and output PPI, and this will, because Indian economy is mainly services driven, so this will also PPI will address this gap, and PPI is considered more suitable for measuring sectoral inflation than any other method. Even most advanced economies use PPI as the principal measure of producer level inflation. So WPI will remain, will remain, and it will be used until 2031 because it is currently used in long-term procurement contracts, infrastructure projects, construction agreements, and price escalation clauses for raw materials and machinery. WPI and PPI will be released simultaneously for 5 years, and government departments will then gradually shift towards PPI. New long-term contracts beyond 2031 will be PPI based and not WPI, because the WPI will be discontinued after 2031. So IMF has long advocated a dedicated PPI system. Currently, India uses a combination of CPI and WPI, and output PPI can serve as more accurate. Okay, so what will be the challenges? Building a reliable producer level price database will be a major challenge. Industries, government departments, and businesses must modify existing contracts and pricing frameworks, and measuring service prices accurately also remains more challenging than measuring goods prices. Next, so the next topic is DNA test in paternity case. This topic is important for your social issues. Supreme Court recently dismissed a challenge against orders directing a man to undergo a DNA test, and this case was filed by a person claiming to be that person. Let's call him CP. So the CP's biological son has filed this case. Okay, so CP has been denying the claim since 1999, that is over 2 decades, and court upheld the DNA test order now. So as per section 116 of BNS, a child, if it is born during a valid marriage or within 280 days of its dissolution, the law presumes that child to be the legitimate child of the husband. This presumption can only be overturned by proving that the husband and wife had no access to each other at the time of conception. Mere suspicion or assertion is not enough. There is no statute in India which expressly authorizes courts to order DNA tests. The entire framework has evolved through judge-made law. Okay, so Supreme Court's position on DNA testing in paternity disputes has developed gradually. The common thread across all these judgments are that courts are reluctant to order DNA tests, and they do so only as a last resort.
So paternity must be directly an issue. If it is the main question, only then the court can order a DNA test. If paternity can be established through other means, the DNA test should not be ordered. Court must also weigh the harm of ordering the test against the harm of not ordering it. So in the present case, all three conditions were met. CP had denied paternity for over 20 years, but court said that CP has a right to privacy, but so was the alleged son's right to closure on a question that had defined his entire life. So, with some ethical dimensions are touched by this judgment. This case is showing that even fundamental rights are not absolute, okay, like the right to privacy. Courts have also built an entire framework on DNA testing without any legislative backing. There is tension between child's right to legitimacy and a child's right to know their biological identity, and it's a recurring theme in the family law. So the next topic is Mission Senhajori. This topic is important for your economy section. Union Minister for Development of Northeastern Region has participated with Honorable Chief Minister of Assam to launch the Mission Senhajori, Assam Muga Silk USP. This will be a comprehensive cluster-based initiative aimed to transform Assam's unique Muga silk sector into a globally competitive, high-value luxury textile ecosystem. And the aim will be to strengthen the entire Muga silk value chain. This is being anchored by the Ministry of Development of Northeastern Region in convergence with governments of Assam, Central Silk Board, Ministry of Textiles, and other central ministries or organizations. So this is adopting a cluster-based approach, and this will enforce GI authentication and building global market access. And it has been conceptualized on the principle of whole of government approach. So the next topic is Prime Minister Research Chair Scheme. This topic is important for your governance and science and tech section. Department of Higher Education is inviting applications for the Prime Minister Research Chair Scheme 2026. So this is a flagship national initiative aimed to attract accomplished Indian origin researchers and professionals from leading global institutions and industries with outstanding achievements in research, innovation, and technology. It seeks to connect global Indian talent with premier government higher education institutions, national laboratories, and research centers across the country. And it will focus on 13 priority sectors. So this will have three core pillars, that is lead institutions, host institutions, and PMRC fellows. These fellows will be selected through a rigorous process overseen by an empowered committee chaired by the principal scientific advisor to the Government of India. So these fellows will include accomplished Indian origin researchers, scientists, professionals, including Indian nationals working abroad, OCI card holders, and persons of Indian origin. So government higher educational institutions ranked among top 100 in NIRF overall or engineering categories or top 15 NIRF research category will be host institutions. So the next topic is isobutanol. This topic is important for your environment section. So Indian government is going to introduce a mandate permitting blending isobutanol with diesel by the end of this year. So isobutanol is called isobutyl alcohol and it's an alcohol and one of the four isomers of butanol. It is a clear, colorless liquid with characteristic odor. It is only moderately soluble in water. It is very flammable. Its vapors are heavier than air. It can be made from ethanol using fermentation processes. So what are the applications of isobutanol? So it is used as a solvent in the flavor, fragrance, pharmaceutical and pesticides industries. It is an approved food additive and it is also naturally occurring in some foods. Isobutanol may also be used as a biofuel. Okay, so it is an attractive fuel for internal combustion engines. Isobutanol is also less corrosive than ethanol. So the next topic is Eurozone. This topic is important for your international relations. So Eurozone inflation has climbed to 3.2% in May, with energy and services pricing driving the renewed price pressures across the currency bloc. So Eurozone is the economic region which consists of countries of the European Union which have adopted the euro as their national currency. So as of January 2026, Eurozone consists of 21 countries in the European region, and the latest member is Bulgaria. Not all EU nations participate in the Eurozone. Some have their own currency like Czech Republic, Denmark, Hungary, Poland, Romania and Sweden. European Central Bank exercises the sole power to set the monetary policy for the Eurozone countries. Eurozone also has mechanisms to support during periods of economic instability. If any country wants to join the Euro area, EU member states they have to fulfill the so-called convergence criteria, which consists of price stability, sound public finances, durability of convergence and exchange rate stability. And these conditions were agreed upon in the Maastricht Treaty of 1992. So the next topic is Rudram 2 missile. This topic is important for your security section.
Recently, DRDO and Indian Air Force have conducted the successful flight tests of the Rudram 2 missile. It is an indigenously developed solid propelled air launched missile system meant for air to surface role to neutralize many types of enemy assets. So it can reach a speed of Mach 5.5 and it can strike a distance of approximately 300 kilometers. It can carry a warhead weighing up to 200 kilograms. It uses a hybrid navigation system combining an inertial navigation system, GPS, and a sophisticated passive homing head. What is a anti-radiation missile? It is designed to detect, track, and neutralize the adversary's radar, communication assets, and other radio frequency sources, which are generally part of their air defense systems. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.